नमस्कार। आज हम एक ऐसे छिपे हुए इतिहास की बात करेंगे जो हमारी आज की दुनिया को औपनिवेशिक दौर के जंगलों से जोड़ता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबके रोजमर्रा के जीवन में मौजूद है, बस हम उसे देख नहीं पाते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक रेलवे ट्रैक और एक कप चाय, इन दो एकदम अलग चीजों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। और इसका जवाब है जंगल। जी हां, हम हर दिन न जाने कितनी ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो सीधे जंगलों से ही तो आती हैं। किताबों के कागज से लेकर चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाले तेल तक, हमारी दुनिया जंगलों के सामान से भरी पड़ी है। हम अक्सर इस गहरे रिश्ते के बारे में सोचते भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जंगलों का हमारे लिए इतना महत्व आखिर बढ़ा कैसे? चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे औपनिवेशिक सोच ने लकड़ी के लिए एक ऐसी भूख पैदा की जिसने दुनिया के जंगलों का चेहरा ही बदल कर रख दिया। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में होश उड़ाने वाला है। 1700 से 1995 के बीच दुनिया से 1.39 करोड़ वर्ग किलोमीटर जंगल गायब हो गया। अंदाजा लगाइए, ये भारत के कुल एरिया का लगभग 4 गुना है। ये सब हुआ औद्योगिक जरूरतों, खेती और जानवरों के चरागाहों के लिए। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने हमारी धरती का नक्शा ही बदल दिया। तो औपनिवेशिक भारत में ये सब क्यों हो रहा था? इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह थी। पहली, ब्रिटिश रॉयल नेवी को अपने जहाजों के लिए बहुत मजबूत लकड़ी चाहिए थी, क्योंकि इंग्लैंड में ओक के जंगल लगभग खत्म हो चुके थे। और दूसरी वजह थी रेलवे का फैलता हुआ जाल। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि भारत में रेलवे का जाल कितनी तेजी से फैला। 1850 के दशक में जो शुरू हुआ, वो अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ता चला गया। शाही सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और व्यापार के लिए रेलवे बहुत जरूरी था, लेकिन इस तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, और ये कीमत हमारे जंगलों ने चुकाई। और अगर इस विस्तार के पैमाने को समझना है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ 1 मील यानी करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए लगभग 2000 लकड़ी के स्लीपरों की जरूरत पड़ती थी। अब जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए कितने जंगल साफ कर दिए गए होंगे। लकड़ी की ये जो जबरदस्त मांग थी, उसे पूरा करने के लिए एक बिल्कुल नया सिस्टम बनाया गया। एक ऐसा सिस्टम जिसने उन लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी जो सदियों से इन जंगलों को अपना घर मानते थे। इसे नाम दिया गया वैज्ञानिक वानिकी का, यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। पर यह नाम ना थोड़ा धोखा देता है। इसका मकसद जंगल के विज्ञान को समझना नहीं, बल्कि उसे एक फैक्ट्री की तरह चलाना था। मतलब जो कुदरती जंगल थे, जहां तरह तरह के पेड़ पौधे थे, उन्हें काटो और उनकी जगह एक ही किस्म के पेड़ सीधी लाइन में लगा दो, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के कारोबार के लिए। ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ थे गांव वाले, जिनके लिए जंगल ही उनकी पूरी दुनिया था। जलावन के लिए लकड़ी, जानवरों के लिए चारा, खाने के लिए फल फूल, सब वहीं से मिलता था। और दूसरी तरफ थी औपनिवेशिक सरकार, जिसे जंगल में सिर्फ और सिर्फ इमारती लकड़ी दिख रही थी। ये दो दुनियाओं की दो बिल्कुल अलग नजरियों की टक्कर थी। और इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए कानून का सहारा लिया गया। 1878 का वन अधिनियम, इसने सब कुछ बदल दिया। जो काम लोग सदियों से करते आ रहे थे, वो रातों रात गैर कानूनी बन गए। लोगों का अपने ही घर, अपने ही जंगल से रिश्ता छीन लिया गया था। और इसका असर क्या हुआ? ये 1892 में बैगा समुदाय की एक अर्जी का छोटा सा हिस्सा है, जो उस दर्द को बयां करता है जो लाखों लोग झेल रहे थे। उनकी आवाज में बेबसी भी थी और एक सवाल भी कि आखिर उनकी गलती क्या थी। लेकिन जंगल में रहने वाले लोग चुपचाप ये सब सहने वाले नहीं थे। उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। तो चलिए अब देखते हैं कि ये विरोध कैसे शुरू हुआ। 1910 का बस्तर विद्रोह इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। गुंडाधुर जैसे नेताओं की अगुवाई में लोगों ने बगावत कर दी। हालांकि अंग्रेजी सेना ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, पर उन्हें एक छोटी सी जीत जरूर मिली। वन आरक्षण का काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया। और ये जो विरोध था, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। हजारों मील दूर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर डच सरकार के खिलाफ एक बिल्कुल अलग ही तरह का विद्रोह तैयार हो रहा था। एक ऐसा विद्रोह जो हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ा जा रहा था। ये सोच थी सुरोन्तिको सामिन की। उनका मानना बहुत सीधा साधा था कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी ये कुदरत की देन है। इन्हें किसी सरकार ने नहीं बनाया तो वो इनकी मालिक भी नहीं हो सकती।
उनके लोग टैक्स देने से मना कर देते और जब डच सर्वे करने आते तो वो अपनी जमीन पर लेटकर शांति से अपना विरोध जताते थे। तो इस पूरे इतिहास का आज क्या मतलब है? क्या हमने उस दौर की गलतियों से कुछ सीखा है? विश्व युद्धों ने तो हालात और भी खराब कर दिए। जंगलों का विनाश और तेज हो गया। जावा में डचों ने अपनी मशीनों को दुश्मनों के हाथ लगने से बचाने के लिए जंगलों में आग लगा दी और भारत में अंग्रेजों ने जंग की जरूरतें पूरी करने के लिए बिना सोचे समझे पेड़ काटे। ये शोषण की एक ऐसी विरासत थी जो दशकों तक चलती रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे सोच बदल रही है। दुनिया भर में अब ये बात समझी जा रही है कि जंगल बचाने की कोई भी कोशिश तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि उसमें स्थानीय लोगों को शामिल ना किया जाए। अब जोर लकड़ी काटने पर नहीं, बल्कि जंगल के संतुलन को बनाए रखने पर है और लोगों को अब समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा माना जा रहा है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। भारत में तो सदियों से सरना, कान या राई जैसे पवित्र जंगलों की परंपरा रही है, जहां गांव वालों ने जंगल को भगवान का घर मानकर उसकी रक्षा की है। वो उसके मालिक नहीं बल्कि रखवाले बने। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या आने वाले कल के जंगलों को बचाने के लिए हमें बीते हुए कल के ज्ञान की तरफ देखना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।